इकोनॉमिक्स से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट को दिक्कत होती है, जो बेसिक इकोनॉमिक्स में ही दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा कंसेप्ट से ही दिक्कत करते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले देखते हैं जीडीपी। जीडीपी किसे कहते हैं किसी भी देश में? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो होता है जो किसी एक बाउंड्री में, एक स्पेसिफिक बाउंड्री में, जैसे कंट्री एक बाउंड्री है, इंडिया एक बॉर्डर है, ठीक है, और उसमें स्पेसिफिक पीरियड में, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जैसे एक साल में टोटल फाइनल गुड्स और सर्विसेज जितना प्रोड्यूस हुआ है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उसके प्राइस कितने का वो प्रोड्यूस हुआ है, उसे ही जीडीपी बोलते हैं। तो हमने इसमें चार कंपोनेंट देखे। सबसे पहला कंपोनेंट जीडीपी में हमने जो देखा है वो है, हमें क्या चाहिए, जियोग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर। ये एरिया कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का कर सकते हैं, आप हमारे स्टेट राजस्थान का कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का कर सकते हैं। बस इसके कंसेप्ट में थोड़ा सा वेरिएशन होगा और कुछ नहीं होगा, जियोग्राफिकल एरिया बदलेगा, बाकी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। जियोग्राफिकल एरिया पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है इसमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड। स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ओके, मतलब 1 ईयर। जैसे हमने एक साल की जीडीपी निकालनी है तो 1 ईयर ले लिया। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है जितनी भी सर्विसेज, जो भी सर्विसेज एक जियोग्राफिकल एरिया में एक साल में प्रोड्यूस हुई है, सर्विसेज प्लस प्रोडक्ट या गुड्स। प्रोडक्ट मतलब जो ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें गुड्स कहते हैं, जैसे कोई सामान है, सामान जैसे आप ईयरफोन यूज कर रहे हैं और माचिस की डिब्बी भी यूज कर रहे हैं, वो भी एक इसी में प्रोडक्ट और गुड्स में काउंट होगा। और सर्विसेज में जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं या आप ले रहे हैं सर्विसेज, भले वो एजुकेशन सर्विसेज है, भले कुछ भी सर्विसेज है, वो सभी जितना भी उसका मॉनेटरी वैल्यू होगा इन सब चीजों का, उसे ही जीडीपी बोलते हैं। सब सर्विस और प्रोडक्ट का टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो एक साल में एक जियोग्राफिकल एरिया में जो प्रोड्यूस होगा, उसे ही हम जीडीपी बोलते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट तो यही हमारा क्लियर हो जाना चाहिए, जीडीपी किसे कहते हैं। अब दूसरी चीज गवर्नमेंट ने शिफ्ट किया है जीडीपी से जीवीए पर, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। दो बहुत ही सिमिलर कंसेप्ट है, बहुत कम फर्क है, बहुत कम लोग इसे जानते हैं, ठीक है। तो हमने जीडीपी देखा सबसे पहले। अब जीडीपी के कंपोनेंट देखते हैं हम। जीडीपी के कंपोनेंट जो है वो होता है कंजप्शन, सी प्लस आई, आपको फॉर्मूला याद रखना है, जी प्लस एक्स माइनस एम, ओके। ये जीडीपी का फॉर्मूला है। कंजप्शन, सी माने कंजप्शन, आई मींस इन्वेस्टमेंट, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, और ये इंपोर्ट। हम इंपोर्ट कितना करते हैं वो माइनस कर देंगे और एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो प्लस कर देंगे, ठीक है। कंजप्शन कितना किया है हमने एक साल में, इन्वेस्टमेंट कितना किया है टोटल चीजों पे, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, ठीक है। और क्या जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रहा है किन चीजों के निर्माण में, जैसे पुल बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, जो भी हो रहा है, ठीक है, उसका। तो उन सब चीजों को मिला के हमारा जीडीपी का फॉर्मूला निकलता है। इससे हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी, एक देश की बेसिक जीडीपी, जिससे कि हम उस देश की आर्थिक स्थिति की गणना कर सकते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशन हम किसी कंट्री की देखते हैं कि कौन कौन से नंबर पे है, कौन कौन से नंबर पे नहीं। जैसे इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट, मतलब 4 नंबर की इकोनॉमी इंडिया है। तो ये हमने कैसे निर्धारित किया, ये हमने किया जीडीपी के बेस पे कि इंडिया की जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन से प्लस है। अब ये ट्रिलियन वगैरह डेटा हम आपको बाद में बताएंगे, पर अभी आपको इतना याद रखना, 4 ट्रिलियन से प्लस की इकोनॉमी है इंडिया, और चौथी दुनिया की चौथे नंबर की इकोनॉमी है। इसी तरह से यूएसए को हम कंपेयर करते हैं तो यूएसए 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एक नंबर पे कौन आता है, यूएसए, ठीक है। तो ये हमने, ये जो डेटा हम निर्धारित कर रहे हैं, 30 ट्रिलियन है, 4 ट्रिलियन है, ये सब डेटा निर्धारित किया जाता है जीडीपी के बेसिस पे। और जीडीपी क्या होता है, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि एक जियोग्राफिकल एरिया में स्पेसिफिक टाइम पीरियड में सर्विस और प्रोडक्ट जितना उत्पादित किया जाता है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को, इन सब चीजों की मॉनेटरी वैल्यू को, मौद्रिक मतलब पैसे में हम इन चीजों की वैल्यू अगर निकालेंगे, मॉनेटरी वैल्यू अगर हम निकालेंगे, उसे बोलते हैं जीडीपी हम। सबसे पहला कंसेप्ट यही है। अब जीवीए, जीवीए होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन सिंपल सा फर्क होता है कि जैसे मैंने 10 रुपए का आटा खरीदा, ठीक है, 10 रुपए के गेहूं लिया, सॉरी 10 रुपए का गेहूं लिया, ठीक है। अब उससे बनाया आटा, किसी ने, आटे वाले ने उसको आटा बना के उसे बेचा 12 रुपए में। अब उस 12 रुपए को किसी ने बनाया उसके बिस्किट, बिस्किट बेचे 15 रुपए का, ठीक है। अब बिस्किट वो होलसेलर के पास 15 रुपए का, रिटेलर होलसेलर ने बेचा, जिसने बनाया उसने बेचा होलसेलर को 15 रुपए का। अब होलसेलर ने आगे बेचा रिटेलर को 20 रुपए का, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपनी सर्विस ऐड कर रहा है। अब यहाँ से कितना वैल्यू एडिशन हुआ, प्लस 2 रुपीज का, यहाँ से वैल्यू एडिशन हुआ 3 रुपए का, यहाँ से वैल्यू एडिशन हुआ 5 रुपए का, ठीक है। तो जो हम वैल्यू एडिशन करेंगे, और हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या था, 10 रुपए, 10 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, ओके। तो हमारा ये होगा टोटल। जबकि जीडीपी जो काउंट होता है वो फाइनल गुड्स पे होता है। इसी गुड्स को सीधा देख के हम काउंट कर लेते हैं जीडीपी, और ये होता है जीवी। ज्यादा बेसिक अंतर नहीं होता है, पर इसमें थोड़ा सा मार्जिन ये देखा जाता है कि जीडीपी जो होता है वो डिमांड साइड से मेजर किया जाता है हमेशा। डिमांड यहाँ पे आई, यहाँ पे क्रिएट हुआ, जहाँ कंजप्ट हो रहा है, फाइनल गुड्स होता है। जीडीपी में हमेशा ही ये कंसेप्ट हमें याद रखना है, फाइनल गुड्स। हमें सिंपल कंसेप्ट, फाइनल गुड्स जो होता है, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है फाइनल गुड्स पे, उसी पे ही हमें जीडीपी काउंट किया जाता है, तभी जीडीपी देखा जाता है। उसके बीच में वो कितना प्रोसेस हो रहा है, कितना हो रहा है, कुछ नहीं देखा जाता, फाइनल गुड्स कितना है। जबकि जीवीए जो होता है, जीवीए होता है कि वैल्यू एडिशन कितना है, वैल्यू एडिशन कितना है पर प्रोडक्ट पे, ओके। इसमें से जीवीए का सिंपल फॉर्मूला है ये जो हम देखने जा रहे हैं, जीडीपी माइनस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट प्लस सब्सिडी ऑन प्रोडक्ट, ठीक है। यानी हम जीडीपी में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस रिड्यूस कर देंगे तो हम जीवीए निकाल लेते हैं। ये हो जाता है फॉर्मूला जीवीए का, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी जो है वो हमेशा ही प्लस होता है, क्योंकि सब्सिडी एक नेगेटिव टैक्स है। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए सब्सिडी क्या है। सब्सिडी एक नेगेटिव टैक्स है। नेगेटिव टैक्स का मतलब होता है, थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ मुझे लग रहा है, नेगेटिव टैक्स क्या होता है। नेगेटिव टैक्स का मतलब होता है कि ऐसा टैक्स जो गवर्नमेंट लेती नहीं है किसी मतलब पर्टिकुलर कंज्यूमर से, गवर्नमेंट पे करती है आपको। जैसे सब्सिडी दी जाती है फर्टिलाइजर पे, जैसे हमारी खाद के कट्टे अगर कोई ग्रामीण क्षेत्रों से हो तो पहचानते होंगे कि डीएपी का रेट मार्केट प्राइस रहता है 1500 रुपए, जबकि आपको सब्सिडाइज रेट में वो आपको मिल जाता है 1000 रुपए। इसको मोर बेटर आप कनेक्ट कर पाएंगे एलपीजी सिलेंडर से। एलपीजी सिलेंडर पहले 2012 या 13 में 385 रुपीज के अराउंड था, ठीक है, जिसमें ये था कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी 500 से 700 रुपए, जो भी सब्सिडी थी, ये सब्सिडी थी, ये डायरेक्ट आ जाती थी, अकाउंट में नहीं आती थी, ये आती थी डायरेक्ट कंपनी के खाते में। तो सब्सिडाइज सिलेंडर, ये जो 385 रुपए रेट था, ये सब्सिडाइज्ड सिलेंडर का था, सब्सिडाइज का रेट था, ठीक है। अब हमने इसको प्लस क्यों किया, क्योंकि ये एक्चुअल रेट नहीं है।
ये उस प्रोडक्ट का फाइनल रेट नहीं है। उस प्रोडक्ट का फाइनल रेट वही है कि हमने 385 रुपए पे कर दिए और 500 रुपए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी। तो हमारा प्रोडक्ट जो था वो तो 885 रुपए का था टोटल, ठीक है। हमारा जो उत्पादित प्रोडक्ट था वो 885 रुपए का था, पर हमें मार्केट में 385 रुपए का मिला। तो हम इसका मार्केट वैल्यू 385 रुपए नहीं देखेंगे, हम इसका मार्केट वैल्यू 885 रुपए ही देखेंगे कि ये इस प्रोडक्ट का प्राइस 885 रुपए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बीच में 500 रुपए पे कर दिया। इसी तरीके से हम किसी चीज को खरीदते हैं तो उस चीज को अगर हमने मान लीजिए आपने मोबाइल फोन खरीदा, वो आपने खरीदा 12,000 रुपए का, ठीक है। एक मोबाइल फोन की कीमत आपने लगाई 12,000 रुपए। अब इस मोबाइल फोन का प्राइस क्या था, आपने 12,000 का लिया, पर वो 12,000 का नहीं है, क्योंकि उसमें रेट इंक्लूडेड है जीएसटी का, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों है, ठीक है। अभी हम जीएसटी की बात करते हैं नॉर्मल, कि जीएसटी उसमें एक टैक्स है, ठीक है, वो ऐड है, वो 3,000 रुपए का ऐड है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। 3,000 रुपए का जीएसटी ऐड है, तो आपका ये प्रोडक्ट जो है वो 9,000 रुपए का है मात्र। इसका फाइनल प्राइस जो था जीडीपी में वैल्यू, वो सिर्फ 9,000 रुपए की वैल्यू थी। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं आपको, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। जीडीपी होता है किसी भी चीज की मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, सर्विस और प्रोडक्ट की मॉनेटरी वैल्यू कितने में, एक ज्योग्राफिकल एरिया में उसे हम एक एरिया ले सकते हैं, जैसे मैंने गंगानगर ले लिया, ये मैंने गंगानगर ले लिया, तो इसकी जीडीपी भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक साल में कितना उत्पादित हो रहा है। इसी तरह से हम राजस्थान की जीडीपी निकाल सकते हैं, राजस्थान की जीडीपी हम निकाल सकते हैं। राजस्थान की जीडीपी को जीएसडीपी बोलते हैं, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएसडीपी आपको इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ मिलेगा जीएसडीपी। ओके, सिंपल कांसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे, ठीक है। और जीडीपी का फॉर्मूला जो है C+I+G+X-M, ठीक है। सी होता है कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट वो होता है जो हम करके, मतलब एक्सपोर्ट हम करते हैं बाहर किसी कंपनी को अपना निर्यात करते हैं, निर्यात बोलते हैं। निर्यात अगर हम करते हैं तो उससे हमें पैसा आता है, जबकि हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, किसी भी चीज का आयात करते हैं। जैसे हम क्रूड ऑयल का आयात करते हैं, कच्चा तेल हमारे इंडिया में नहीं होता है, बहुत कम होता है, तो 90% से ऊपर हम आयात करते हैं क्रूड ऑयल का, ठीक है। तो क्रूड ऑयल जितना हम आयात करते हैं वो हमारा नेगेटिव हो जाता है, उतना पैसा हम किसी बाहर की कंपनी को, बाहर के देश को दे रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें हमारी जीडीपी में से माइनस करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट जो हमारे पास पैसा आ रहा है उसे हम प्लस करेंगे। ओके, तो ये मेरे ख्याल से डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और जीवीए होता है सप्लाई साइड से देखा जाता है, जीवीए को, ये आउटपुट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। किसी भी चीज के वैल्यू के आउटपुट जो होता है प्रोड्यूस, उसको मेजर करने के लिए ये किया जाता है। ओके, सप्लाई साइड मेजरमेंट होता है ये, और जो जीडीपी है वो डिमांड साइड मेजरमेंट होता है। अब यही कंफ्यूजन हो जाएगा कि सप्लाई साइड और डिमांड साइड कौन सी होती है। तो भाई साहब ये है सप्लाई साइड, यहाँ से आप 10 रुपए की चीज यहाँ से भेज रहे हो, 10 वाली 12 बन रही है, 12 वाली 15 बन रही है, 15 वाली 20 बन रही है, 10 वाली चीज को फाइनल गुड्स को हमने 20 में बदल दिया, 20 रुपए की चीज वैल्यू एडिशन करके हमने उसे 20 रुपए का वही प्रोडक्ट, उतना ही प्रोडक्ट, 1 किलो गेहूं था, 1 किलो गेहूं के 1 किलो बिस्किट ही मैंने मार्केट में बेचे, वो 20 रुपए के हो गए। गेहूं तो 10 रुपए का ही था, पर वैल्यू एडिशन करने की वजह से वो 20 रुपए का हो गया, ठीक है। तो ये सप्लाई साइड से इस पे फोर्स किया जा रहा है, जबकि मतलब इस तरफ से हम इसको काउंट करते हुए चलते हैं, जबकि जीडीपी जो होती है वो डिमांड साइड से होती है। मतलब मैंने डिमांड की बिस्किट की मार्केट में, मुझे नहीं पता गेहूं किस रेट आ रहा है, किस रेट नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता कैसे बन रहा है, मुझे कुछ भी चीज नहीं पता। मुझे ये पता है कि भाई साहब बिस्किट 20 रुपए किलो मिल रहा है और वो फाइनल कंज्यूमर गुड है, कंज्यूमेबल गुड है, जिसे कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, मतलब खा सकता है, यूज कर सकता है, मतलब इसके बाद वो बिकेगा नहीं। उस स्टेज पे आके उस चीज का, उस प्रोडक्ट का जो फाइनल प्राइस होता है उसे बोलते हैं जीडीपी, और सप्लाई उसे बोलते हैं जीडीपी, और वही होता है डिमांड साइड, ठीक है। कि डिमांड यहाँ पे हुई कंज्यूमर की लास्ट डिमांड थी, ठीक है। उसके बाद डिमांड और क्रिएट नहीं हो सकती क्योंकि उसने कंज्यूम कर लिया, उस प्रोडक्ट की डिमांड और क्रिएट नहीं हो सकती। और अलग प्रोडक्ट की हो सकती है कि मुझे किसी और बिस्किट चाहिए 1 किलो, वो अपना 1 किलो जो खा चुका है उसे नहीं बेच सकता, आगे खाने के बाद थोड़ी बेच पाएगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं जीडीपी। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होगी, ज्यादा आपको इसमें पजल नहीं होना है, सिंपल कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी क्या होता है, ठीक है। अभी हम जीडीपी से ही नेक्स्ट फॉर्मेट निकालेंगे, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है। अभी मैं व्हाइट बोर्ड लेता हूं, 1 मिनट। जीएनपी, ओके, हम कंसेप्ट निकालते हैं जीएनपी। जीएनपी क्या होता है, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ बड़ा कुछ नहीं है, जीडीपी में से हम माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम, अर्न फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ पे मैंने एक बात की है, नेट फैक्टर इनकम। नेट मतलब इसमें कुछ दो चीजें जुड़ी हुई होगी। सबसे पहले आप ये याद रख लें कि इसमें दो चीजें जुड़ी हुई है। नेट फैक्टर इनकम को हम कैसे निकालते हैं कि एक जो इंडियन है, ठीक है, वो विदेशों में काम कर रहे हैं, वो रेमिटेंसेस, वो पैसा भेज रहे हैं, ठीक है। तो वो जो पैसा भारत में आ रहा है ये तो इंडियन कमा रहे हैं, ठीक है। अब कोई विदेशी भी होगा जो यहाँ बैठ के पैसा अपने देश में भेज रहा होगा, जैसे अफ्रीकन्स बहुत रहते हैं इंडिया में, ठीक है, या बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में रह के अपना काम कर रहे हैं और यहाँ से पैसे अर्न करके अपनी कंट्री में भेज रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में भेज रहे हैं, कुछ अदर कंट्रीज में भेज रहे हैं, नेपाल में भेज रहे हैं, श्रीलंका में भेज रहे हैं। इस तरह के कुछ छोटी कंट्रीज के लोग यहाँ रहते हैं, या कुछ बड़ी कंट्रीज के भी रहते होंगे, obvious सी बात है। जो भी यहाँ रहते हैं फॉरेनर, मेरा मतलब है फॉरेनर से, फॉरेनर जो इंडियन नहीं है, वो यहाँ का पैसा बाहर भेज रहा है। यहाँ से अर्न कहाँ से कर रहा है, वो अर्न कर रहा है इंडिया से, ठीक है, इंडिया में अर्न कर रहा है, और भेज कहाँ रहा है, पैसे को अपने देश में भेज रहा है, ठीक है, अपने देश में भेज रहा है। तो वो पैसा तो भारत से बाहर चला गया ना, तो इसको हम लिखते हैं बी, ठीक है। तो ये है वो इंडियन जो दुबई में, हमारे बहुत सारे राजस्थानियों में विदेश में बैठे हुए हैं, जैसे केरला में लोग, गल्फ कंट्रीज में, सदर्न कंट्रीज के, सदर्न स्टेट के लोग गल्फ कंट्रीज में बहुत बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये वहाँ रह रहे हैं जो इंडियंस हैं, और जो यहाँ पैसा भेजते हैं, ठीक है। तो वो आएगा ए में, और वो आएगा, और जो यहाँ रह के बाहर पैसा भेज रहे हैं वो आएगा बी में। तो इसे बोलते हैं हम नेट फैक्टर इनकम। जो इंडिया में भेज रहे हैं, मान लीजिए वो 100 रुपये भेज रहे हैं, ठीक है, और जो विदेशी है यहाँ रह के वो 80 रुपये यहाँ से इंडिया से बाहर भेज पा रहे हैं अपने देश में, तो मतलब टोटल 20 रुपये का तो इंडिया में गेन हो गया ना। तो हमारी जीडीपी मान लीजिए हमने 100 रुपये की थी, ठीक है, अब 20 रुपये हमारे भाइयों ने कमा के बाहर से इंडिया में भेज दिए, तो ये तो इंडिया की जीएनपी में तो बढ़ोतरी हुई ना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में बढ़ोतरी हुई। इसे बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसी कंसेप्ट को बोला जाता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, थोड़ा इकोनॉमिक्स में हिंदी और इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, थोड़ी सी दिक्कत है, पर फिर भी कोशिश करूंगा करवाने की बहुत ज़्यादा हद तक। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। जीएनपी बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जीएनपी में से हमें, जीडीपी में से हमें जीएनपी निकालने के लिए नेट फैक्टर इनकम ही जो अर्न है फ्रॉम अब्रॉड बाय इंडियंस, और जो यहाँ फॉरेनर यहाँ काम कर रहे हैं, वो यहाँ से जो भेज रहे हैं, वो मतलब इसमें से लेस कर देंगे, तो हमारे पास जीएनपी आ जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। राष्ट्रीय उत्पाद मतलब देश में टोटल कितना आया होगा, वो था घरेलू। अंदर जीडीपी और जीएनपी में यही फर्क है, जीडीपी घरेलू रहता है, सिर्फ देश का, मतलब घरेलू उत्पाद कितना हमने उत्पादित किया, घरेलू उत्पाद कितना उत्पादित किया, उसका मौद्रिक वैल्यू, मौद्रिक मूल्य या मॉनेटरी टर्म्स, ओके।
ठीक है। और जीएनपी में जो रहता है घरेलू तो रहता ही रहता है कि जीएनपी में हमने जीडीपी तो देखा ही देखा, घरेलू तो रही, प्लस जो भी इनकम आती है हमारी अब्रॉड से, वो नेट इनकम हम देखते हैं कि कितना यहाँ से गया और कितना अब्रॉड से आया, उसे जीएनपी कहते हैं। ठीक है, तो हम अगर हमारी जीडीपी हाई होगी तो हमारी जीएनपी भी बढ़ेगा। ओके, सबसे पहला कंसेप्ट तो ये है। तो जो हमारे विदेश जाते हैं वहाँ से पैसे भेजते हैं तो उससे भी देश को फायदा होता है। ठीक है, जीएनपी का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। आई थिंक ये हमारा अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, जीडीपी के बाद जीएनपी हमारा क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी लेते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, नेट निकालना है हमारा टोटल कितना हुआ कि भाई हमने किसी चीज़ को उत्पादित किया, हमने किसी चीज़ को बनाया। ठीक है, विदेशों से भी पैसा आ गया, ग्रोस हो गया कि हमारे पास इतना पैसा तो आ गया, पर उस पैसे को बनाने में, उस चीज़ को बनाने में, उस मौद्रिक वैल्यू को कमाने में हमने कितना लॉस किया है। हमारा जैसे मशीनरी है तो मैंने कार खरीदी, उस कार के मान लीजिए 1 साल मैंने चलाई, 1 साल चलाने के बाद उससे मैंने बहुत पैसा बनाया, उस वो पैसा तो जीडीपी में काउंट हो गया, पर उस कार का जो वास्तविक मूल्य था, जैसे मैंने 10 लाख की कार खरीदी थी, आज मार्केट वैल्यू उस कार की 1 साल के बाद 7 लाख रुपये बची है। ठीक है, तो ये 3 लाख रुपये तो मेरे कम हो गए ना। तो ये तो मेरा डेप्रिसिएशन है, घिसावट है, डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसे बोलते हैं घिसावट, शायद हिंदी में घिसावट ही बोलते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, फिर भी आप एक थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी आप बेटर होगा कि इंग्लिश में थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको समझने में और करने में बहुत आसानी रहे। ठीक है, तो ये है मेरा डेप्रिसिएशन, घिसावट, इसे बोलते हैं घिसावट। ठीक है, तो जितना मेरा जीएनपी था, उस जीएनपी में से मतलब टोटल वैल्यू मेरा जितना पैसा मेरे पास आ गया, उस पैसे में से अगर मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, मतलब मैंने घिसावट माइनस कर दिया, 3 लाख रुपये तो मेरे चले गए ना, नुकसान हो गया 3 लाख रुपये का। तो इस डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो मेरे पास आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब मेरा प्रॉफिट टोटल कितना हुआ, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब दो कंसेप्ट आते हैं, एनएनपीएफसी फैक्टर कॉस्ट और एनएनपीएमपी। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इन कंसेप्ट में, सिर्फ आपको नॉर्मल कंसेप्ट देखने और याद करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इनमें। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, इसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट कुछ नहीं होता किसी भी प्रोडक्ट के, एनएनपीएमपी, एमपी होता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। ठीक है, अब किसी भी चीज़ के एनएनपी एमपी के मार्केट प्राइस, ठीक है, किसी भी चीज़ को मैं मार्केट से खरीदता हूं, जैसे मैंने मोबाइल को 12,000 रुपये में मार्केट से खरीदा। ठीक है, अब उस 12,000 रुपये में से मैंने जो टैक्सेस थे 3,000 रुपये घटा दिए मेरे, तो उसका मेरा एनएनपी एमपी तो आ गया 12,000 रुपये, और 3,000 रुपये तो मैंने गवर्नमेंट को टैक्स ही दे दिया ना, ये मैंने टैक्स मान लीजिए माइनस कर दिया 3,000 रुपये का, तो एनएनपी एफसी आ गया मेरा 9,000 रुपये। यानी मैं एनएनपी एमपी में से, मार्केट प्राइस में से माइनस कर दूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो टैक्सेस होते हैं ये भी आपको क्लैरिटी आगे करवा दी जाएगी। अभी आप इतना याद रखिए कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं माइनस कर दूं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में नेट लगते ही फिर यहाँ दो टर्मिनोलॉजी आ जाती है, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें से नेट लगते हैं, इसमें क्या चीज़ ऐड है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो माइनस हुए हैं और इसमें नेट लगाया तो सब्सिडी प्लस हुई है कि भाई मैंने खाद का कट्टा बेचा, वो मैंने 700 रुपये में किसी को बेचा, पर वो है उसकी एक्चुअल प्राइस 1,500 रुपये, तो मार्केट वैल्यू तो उसकी 700 रुपये ही दिखाएगा, और एक्चुअल प्राइस कितना है 1,500 रुपये। तो जो एनएनपी एफसी आएगा मेरा वो 1,500 रुपये आएगा, क्योंकि मैंने सब्सिडी ऐड करनी है। ठीक है, ज़्यादा इसमें हमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। और एनएनपीएफसी को ही बोलते हैं नेशनल इनकम, सबसे बड़ा कंसेप्ट हमारा यहाँ निकल जाता है, इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। ओके, तो हमने यहाँ कितनी टर्मिनोलॉजी यूज़ की, अभी हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, ये डिमांड साइड होता है। ठीक है, डिमांड साइड होता है। जीवीए क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन होता है। और किस साइड होता है, सप्लाई साइड होता है, सप्लाई साइड होता है, सप्लाई साइड मतलब शुरुआत से। ठीक है, डिमांड साइड मतलब। और जीडीपी होता क्या है, एक साल में एक वर्ष हमें याद रखना है, भौगोलिक क्षेत्र याद रखना है, और हमें क्या याद रखना है, वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य, वस्तुओं व सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज किया था ना, सेवाओं का मूल्य। ओके, इसे ही हम जीडीपी बोलते हैं, यही कंसेप्ट जीबी होता है, ज़्यादा फर्क नहीं है। जीबी में से टैक्सेस लॉस करते थे हम। जीडीपी, जीबी का फॉर्मूला हमने देखा था, जीडीपी का फॉर्मूला हमने देखा था। जीडीपी का फॉर्मूला जो हमारा था वो था C+I+G X - M, X - M। ओके, ये था हमारा जीडीपी का फॉर्मूला। उसके बाद हमने जीबी का फॉर्मूला देखा था। जीबी का फॉर्मूला कुछ नहीं, जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट लगा हुआ था यहाँ पे, ये हमारा था जीबीए। ठीक है, उसके बाद हमने कंसेप्ट देखा था जीएनपी का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का कंसेप्ट कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं था, जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम। हम इतना भी याद रखेंगे तो हमें याद हो जाएगा नेट फॉरेन इनकम, नेट इनकम अर्न फ्रॉम फॉरेन। ओके, फॉरेन इनकम जितनी भी हमारी थी ये हमने कर लिया, ये हमारा आ गया जीएनपी। जीएनपी ऑलवेज इंडिया की कंडीशन में आपको याद रखना है, इंडिया की कंडीशन में मतलब भारत की सिचुएशन में, अलग देशों का अलग रहता है ना, कौन लोग ज़्यादा विदेश में रह रहे हैं कौन नहीं, इंडिया की कंडीशन में ऑलवेज हाई रहता है जीएनपी, ऑलवेज मतलब जीएनपी ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन ऑफ जीडीपी। ओके, जीडीपी से मतलब जीएनपी ज़्यादा है, मतलब सिंपल कंसेप्ट टर्मिनोलॉजी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीएनपी जो है हमारा जीडीपी से ज़्यादा है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि भारत के लोग विदेशों में ज़्यादा काम करते हैं, भारत के लोग विदेशों में ज़्यादा काम करते हैं, जितने विदेशी यहाँ आते हैं उसके कंपैरिजन, ताकि मैं किसी देश को कंपेयर करूँ, जितने विदेशी इंडिया में काम करते हैं उससे ज़्यादा काम भारत के लोग विदेशों में करते हैं। जीएनपी इंडिया की कंडीशन में ऑलवेज हाई जाता है। ठीक है, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट कुछ नहीं था, जीएनपी में से हमने घिसावट घटा दी थी, अपना डेप्रिसिएशन घटा दिया था, ठीक है। और इसी में एनएनपी के दो थे, एक था फैक्टर कॉस्ट और एक था मार्केट वैल्यू, एक था मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, एमपी का मतलब जिस रेट पे आपको मार्केट में मिल रहा है, मोबाइल मान लीजिए 12,000 का मिल रहा है। और फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा, मार्केट कॉस्ट में से एनएनपी एमपी में से आप क्या निकाल दीजिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट। अब मैंने तीसरा कंसेप्ट इसके बाद क्या बोला था, एनएनपी एफसी फैक्टर कॉस्ट ही को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ओके, इसे ही बोलते हैं नेशनल इनकम, मतलब एक राष्ट्र की आय कितनी होगी ये चीज़ निर्धारित करती है, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी होती है राष्ट्रीय आय। एक राष्ट्र की एक साल के दौरान कितनी वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य से
अब्रॉड से टोटल इनकम कितनी होगी उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है, इससे एक कंसेप्ट निकलता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। आपके आगे ये सभी कंसेप्ट काम आने वाले हैं, जिससे आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे। प्रति व्यक्ति आय, इसे हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। ओके, प्रति व्यक्ति आय। इसको निकालने का सिंपल तरीका है कि नेशनल इनकम से हम पॉपुलेशन, जितनी भारत की पॉपुलेशन है उसे हम माइनस करेंगे। यानी कि इंडिया की जीडीपी सिंपल कंसेप्ट में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हम हैं कि भाई साहब हमारी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, पर हमारी पॉपुलेशन भी तो 140 करोड़ है। इस 140 करोड़ को हम 4 ट्रिलियन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाती है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम हमारे पास आ जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो भी प्रति व्यक्ति आय आती है, इससे निकल जाती है हमारी जो भी मानिए आपके आई थिंक 96,000 के अराउंड है, 96,000। ये कॉन्स्टेंट प्राइस पे है और उस पर शायद 1,70,000 रुपये के आसपास है। ऐसा डेटा मुझे याद नहीं है, पर मैं आप एक अंदाजा बता रहा हूँ कि प्रति व्यक्ति की आय भारत में 1,70,000 रुपये नॉमिनल प्राइस पे। नॉमिनल प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे महंगाई दर ऐड होती है। ठीक है, 1,70,000 रुपये के आसपास है। ओके, तो हमने निकाली राष्ट्रीय आय। अब हम राष्ट्रीय आय के बाद हमने प्रति व्यक्ति आय निकाली। अब प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से इंडिया की अगर हम गणना करते हैं तो भारत की सिचुएशन शायद 122 के आसपास आती है मेरे ख्याल से। रैंकिंग कंफर्म नहीं हूँ मैं पर कैपिटा इनकम में, पर शायद 122वीं रैंक है। तो भारत की एक मिनट दोस्तों, तो भारत की जो जीडीपी है, जीडीपी के साइज से के हिसाब से तो भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर कैपिटा के हिसाब से इंडिया टॉप 100 में भी शायद नहीं आता है। ठीक है, तो हम प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अभी बहुत पिछड़े हुए हैं, और जब तक प्रति व्यक्ति आय की गणना हम नहीं कर पाते हैं तब तक हम भारत के हर व्यक्ति का विकास या विकसित भारत की संकल्पना नहीं कर सकते जब तक हम प्रति व्यक्ति आय। तो हमारे लिए ये डेटा क्यों जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ तक रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन का पता लगा सकें। ठीक है, तो इसी चीज इसलिए हमारे लिए ये सभी डेटा, ये सभी चीजें जरूरी है। इसलिए हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। जीडीपी डिमांड साइड में होता है। ठीक है, एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, आप इतना याद रख लीजिए, भौगोलिक क्षेत्र वगैरह याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तुओं व सेवाओं, सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वस्तुओं और सेवाओं को मत भूलिए। वस्तुएं भी है, गुड्स भी है और सर्विसेज भी है इसमें जीडीपी में। ठीक है, डिमांड साइड से कैलकुलेट होता है। जीवीए जो होता है वो वैल्यू एडिशन होता है हर चीज पे। ठीक है, जितना भी किसी प्रोडक्ट पे फाइनल प्रोडक्ट बनने तक जितना वैल्यू एडिशन हुआ है वो होता है, और ये हमेशा सप्लाई साइड से होता है। ठीक है, जीएनपी कंसेप्ट हमने देखा, जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम, नेट फॉरेन इनकम। ठीक है, जीएनपी में, जीएनपी इंडिया की कंडीशन में जीडीपी से ऑलवेज हाई है, ऑलवेज हाई है। ठीक है, एनएनपी जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से गिरावट डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है एनएनपी। अब एनएनपी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों के मार्केट प्राइस में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है फैक्टर कॉस्ट। और जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है मतलब टैक्स, ऐसा पैसा जो हमने हमारे पास आ गया टोटल पैसा, उस पैसे में से जितना गवर्नमेंट ने टैक्सेस लिया है वो तो उत्पादित नहीं हुआ ना, वो तो जबरदस्ती लिया गया है, मतलब बिना उत्पादन के किसी चीज के लिया गया, मतलब उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो तो गवर्नमेंट ने मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस आपसे लिया है उस चीज को, वो सर्विस के लिए, चीज के लिए। ठीक है, तो किसी भी चीज को प्रोवाइड करवाए बगैर। ठीक है, तो वो टैक्सेस जो है या जो सब्सिडी दी गई है, ठीक है, तो वो तो उस प्राइस में ऐड नहीं है ना, मार्केट प्राइस में ऐड नहीं है। मार्केट किसी भी चीज का प्रोडक्शन की प्राइस में ऐड नहीं है, मार्केट प्राइस तो उसका भले ही कम है सब्सिडाइज रेट में, पर उसका ओरिजिनल प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाता है। तो सब्सिडी को हमेशा ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में। ठीक है, और जो टैक्सेस है उन्हें लेस कर देंगे और हमारे पास आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, और इसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय का यूज किया जाता है प्रति व्यक्ति आय निकालने में पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हम कैलकुलेट करने के लिए राष्ट्रीय आय बटा पॉपुलेशन, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसे यूज करेंगे। अब इसी से एक और फॉर्मूला हम देखते हैं, थोड़ा सा शायद हमारे काम आए आरएस वगैरह में। ठीक है, तो एक कंसेप्ट हो गया, बिल्कुल हल्का सा कंसेप्ट है, जीएनपी डिफ्लेटर। डिफ्लेटर, अब डिफ्लेटर यूज करते हैं, डिफ्लेटर होता है संकेतक। ठीक है, अब ये जीएनपी का संकेतक क्या है? जीएनपी का संकेतक ये है कि हमने नॉमिनल जीएनपी बटा रियल जीएनपी, ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यू आती है। नॉमिनल जीएनपी वो जीएनपी होती है जो मार्केट प्राइस पे है। ठीक है, जिसमें इन्फ्लेशन ऐड है, इन्फ्लेशन प्लस वो। ठीक है, और रियल जीएनपी वो होती है जो बेस ईयर पे निकाली जाती है। अभी रिसेंटली इंडिया का बेस ईयर चेंज करने की बात हुई है, जो अभी हम 2011-12 यूज करें, हालांकि अभी भी यही करेंगे, पर आगे के लिए शायद ये चेंज हो। तो बेस ईयर पे जो निकाली जाती है, मतलब 2011-12 बेस ईयर जो हमने उस रेट पे उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी उसे बोलते हैं रियल जीएनपी। ठीक है, तो इस नॉमिनल जीएनपी जो आज की वैल्यू है किसी चीज की, मान लीजिए कि दूध आज 60 रुपए किलो मिल रहा है। ठीक है, जबकि दूध 2011 या 12 में मान लीजिए 30 रुपए किलो था। ठीक है, इंटू 100, तो ये आ गया मेरा 1/2, 50%, मतलब 50% इसके रेट में इजाफा हो गया। 50% क्या हो गया? इजाफा हो गया रेट में। तो ये है मेरा इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट कितना हो गया 2011-12 से आज 2025-26 में दूध का इन्फ्लेशन रेट कितना हो गया? 50% हो गया। मतलब मेरा टोटल तो इतना ही निकला है, 1 किलो ही निकला है। 1 किलो पहले उत्पादित कर रहे थे, 1 किलो दूध अभी उत्पादित कर पा रहे हैं। ठीक है, और उसका मोनेटरी वैल्यू जो है वो बढ़ गया, उसकी वजह से हमारा प्राइसेस तेज हो गए, और जो इस इन्फ्लेशन को दिखाता है उसे बोलते हैं जीएनपी डिफ्लेटर। ओके, जीएनपी डिफ्लेटर एक संकेतक, जीएनपी का संकेतक जो दिखाता है कि महंगाई कितनी बढ़ी है। ओके, अब हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे या कल करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू दोस्तों।